हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्लान पढ़ेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। At independence, about 75% of country population was dependent on agriculture. जब हमारी देश को आज़ादी मिली थी तब 75% की जो देश की आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर। पर जो हमारी जो एग्रीकल्चर थी उसकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही लो थी, क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो बहुत ही ओल्ड थी और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो भी नहीं थी। The stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. This refers to the large increase in production of food gain resulting from the use of high yield variety seeds, especially for wheat and rice. हमने क्या किया था ना, जो पुरानी एग्रीकल्चर के वो थे रूल्स थे, उसको तोड़ करके नया ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। और उसमें क्या किया था, क्योंकि हमारा तो कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा था और प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो हमने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया, जिसमें हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का यूज करना शुरू किया। किसके लिए? स्पेशली गेहूं और चावल के लिए। ठीक है। The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticides in the correct quantity as well as regular supply of water. इसके लिए हमें करेक्ट फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जरूरत थी और हमें रेगुलर पानी की भी जरूरत थी। ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनपुट इन दिस करेक्ट प्रोपोर्शन इज वाइटल। और जो इसका करेक्ट इनपुट होना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके बिना फिर अच्छे से ग्रोथ होगी नहीं। द फार्मर हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स, हाईली यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स के required reliable irrigation facility as well as the financial resources to purchase fertilizer and pesticides। और जो फार्मर इस पे काम करते थे उनको फंड्स की भी जरूरत पड़ती थी, रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती थी ये फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए। In the first phase of Green Revolution, approximately mid-1960 up to mid-1970, the use of high-yield variety seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। यहीं पे ही वो restricted हो गए थे 1960 से 1970 के बीच में। The use of high-yield primarily benefited the wheat growing region। और ये सबसे पहले किसके लिए बेनिफिट हो गए थे? ये जहाँ पे गेहूं की खेती ज्यादा होती थी। In the second phase of the Green Revolution, 1970 to 1980, the highly yield variety technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops। और 1970 से 1980 के बीच में जो ये टेक्नोलॉजी थी, इसको हमारे पूरे कंट्री में स्प्रेड किया गया और बहुत सारे वैरायटी के क्रॉप्स के लिए यूज किया गया था, खेती के लिए। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। और इस रिवॉल्यूशन का मेन मकसद क्या था कि हमारी कंट्री को फूड के लिए इंडिपेंडेंट बनाए, सेल्फ सफिशिएंट बनाए, किसी और पे डिपेंडेंट ना बनाए। Let's see. The portion of agricultural produce that is sold in the market by the farmers is called marketed surplus। और जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता था उसको जो फार्मर मार्केट में भेजते थे उसको क्या बोला जाता था? मार्केटेड सरप्लस। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period available as the market surplus was sold by the farmer in the market। और ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम पे बहुत ही चावल और गेहूं की बहुत ही अच्छी खेती हुई थी। ठीक है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू procure a sufficient amount of food grains to build a stock that could be used in times of food shortage। The government, यहाँ पे क्या हुआ था? फूड ग्रेन्स को बिल्ड किया गया था, क्योंकि द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड। इसमें क्या था ना, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में गवर्नमेंट क्या की थी कि जो फूड्स थे ना उनका सफिशिएंट अमाउंट में स्टोरेज कर ली थी, क्योंकि कभी भी हमें अगर शॉर्टेज पड़ेगी तो हमारे पास अवेलेबल हो फूड। ठीक है। आगे क्या था? द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडीज फर्टिलाइजर सो दैट स्मॉल फार्मर कुड ऑल्सो हैव द एक्सेस टू द नीड। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही जो स्मॉल छोटे खेती करने वाले लोग थे उनको
कम इंटरेस्ट रेट पे, कम ब्याज की दर पे लोन देना शुरू किया गया, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और फर्टिलाइजर और ये सब खरीदने में उनको हेल्प हो पाए। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर। और इसी वजह से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स को भी फायदा हुआ और बड़े फार्मर्स को भी फायदा हुआ। In India, between 1950 to 1999, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population dependent on it. जो proportion GDP था ना एग्रीकल्चर से, वो डिक्लाइन हुआ था, पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो बढ़ ही जा रही थी। और वो क्या हुआ था, 67.5% इन 1950 टू 64% इन 1990। मतलब ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं था। हमारी पॉपुलेशन तो पता ही है हमें कि मतलब बहुत ही बढ़ रही थी। हमारे यहाँ बहुत ही कहा जाता है ना कि ज्यादा मतलब लोग होंगे कमाने के लिए तो ज्यादा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, हाथ रहेंगे तो ज्यादा कमाने के लिए लोग रहेंगे, इसलिए लोग और बच्चे करते थे तो पॉपुलेशन बढ़ती गई इंडिया की, पर हमारी जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, और बल्कि वो घटती जा रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यूज रिसोर्सेज को करने वाले लोग ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उससे कोई ज्यादा जीडीपी पे अफेक्ट नहीं हुआ था हमारे, बल्कि उल्टा रेट कम हो गया था, मतलब हमारा जो डिक्लाइन हो गया था जीडीपी। ठीक है, आगे देखते हैं। Industry and trade. Industry provides employment that is more stable than that in agriculture. Industry provide employment, जो इंडस्ट्रीज थी वो एग्रीकल्चर के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल नौकरी देती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सीजन बेस्ड होता था। मतलब इस सीजन में आपकी खेती हो सकती है, इस सीजन में नहीं हो सकती है, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो खेती बर्बाद हो सकती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं खेती में भी। बट एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो रेगुलरली मतलब पूरे 12 महीने रहता है, साल भर रहता है। It promotes modernization and overall prosperity. It is for this reason that the 5-year plan placed a lot of emphasis on industrial development। और इसी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 5 साल का जो 5 ईयर का प्लान था वो ज्यादा जोर डाला गया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉर वॉज द मार्केट बिग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो हमारे देश के ये इंडस्ट्रीज थी उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो और लार्ज इन्वेस्टमेंट कर सके, और अगर उनके पास होता भी तो हमारा मार्केट इतना बड़ा नहीं था। हम सिर्फ उस समय ट्रेडिंग बाहर आउटसाइड इंडिया नहीं कर रहे थे, तो हमारा मार्केट बहुत ही लिमिटेड हो गया था। तो इस वजह से अगर उनके पास कैपिटल होता तो भी वो उस समय इन्वेस्ट नहीं करते। The decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the government controlling the commanding height of the economic as the second 5-year plan put it। और इसी वजह से सेकेंड 5-ईयर प्लान लाया गया और उसमें ये जोर ज्यादा डाला गया 5-ईयर प्लान को। ठीक है, क्योंकि उसको ग्रोथ करना था हमारी इंडियन इकोनॉमी को। This meant that the government would have complete control to those industries that are very vital for the economic। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक अंडरटेकिंग क्या कर लिया, जो कंपनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारी इकोनॉमी के लिए उसको completely उस पर अपना कंट्रोल ले लिया। The policy of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way। इसी वजह से प्राइवेट से पब्लिक और ये सब हुआ। In accordance with the goal of the state controlling in commanding height of the economy, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted as 13 April 1956। इसी वजह से एक न्यू पॉलिसी लाई गई, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में, जो कब अडॉप्ट की गई, 30 अप्रैल 1956 को अडॉप्ट की गई। Industry policy is a comprehensive package of policy which cover various issues connected with the different enterprises of the country। और इसमें जो हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी अलग अलग टाइप की कंपनीज है उनकी जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए ये बनाई गई थी। दिस रिजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकंड 5-ईयर प्लान, द प्लान विच ट्राइज टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। और हमारे समाज के लिए जो अच्छा होगा उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज में काम होगा, उसकी वजह से सोशलिस्ट सोसाइटी का ये 5-ईयर का सेकंड 5-ईयर का प्लान बनाया गया था। दिस रिजोल्यूशन क्लासिफाई डिफरेंट
क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज, और इसने 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था इंडस्ट्री को। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइजेस इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। कुछ पहली जो कैटेगरी थी उसमें जो कंपनीज थी वो कंप्लीटली किसके द्वारा ओन की गई थी? राज्य के द्वारा। इन दिस कैटेगरी 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड लाइक आर्म एंड अम्यूजमेंट, ऑटोमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, oil, railway, shipping, etc. In the second category, 12 industries were placed which would be progressively state owned. ये भी सरकार द्वारा ही रहेगी. The state would take the initiative of setting up industries and the private sector will supplement the effort of the state. मतलब इसमें प्राइवेट और स्टेट दोनों का हाथ होगा. स्टेट जो है वो इनिशिएटिव लेगी सेटअप करने का, और उसको रन कौन करेगी? प्राइवेट. ठीक है. इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर. थर्ड कैटेगरी जो क्या थी? कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्री दैट वर टू बी प्राइवेट, और जो थर्ड थी वो प्राइवेट के हाथ में रहेगी. ठीक है. नो न्यू इंडस्ट्रीज वर अलाउड अनलेस लाइसेंस वाज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और नहीं कोई भी इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया गया था जब तक वो गवर्नमेंट से लाइसेंस ना ले. दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन. इट वाज इजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया. और इसकी वजह से बैकवर्ड एरिया के इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलने के लिए ही उनको बहुत इजीली लाइसेंस मिल जाता था. जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया थे वहां पे अपना अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते थे, क्योंकि वो उस एरिया को भी सरकार उस जरिए मतलब ग्रो कर पाती थी. इस वजह से द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. और जो इसकी वजह से क्या होता था ना, सरकार ये सोचती थी कि सरकार तो हर जगह इंडस्ट्री डाल नहीं सकती, बट अगर कोई प्राइवेट फर्म अगर लो मतलब इकोनॉमिकली वीक एरिया में अगर अपना फर्म डाल रही है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा तो उस सिटी का डेवलपमेंट होगा. मतलब इक्वालिटी आएगी. कैसे? कुछ जो सिटीज होती हैं वो बहुत ही हाईली मतलब इकोनॉमिकली हमारे कंपनी गवर्नमेंट को, इंडिया को बहुत ज्यादा जीडीपी मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, बट कुछ जो सिटीज होती है ना वो बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर हो जाती है, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं होती है. इसकी वजह से उनका कोई भी पार्टिसिपेशन लेवल 0 हो जाता है या कम होता है बोलना चाहिए. तो इसीलिए उस समय ये पॉलिसी लाई गई थी कि अगर कोई भी कंपनी जो बैकवर्ड एरिया में अपना स्टैब्लिश करती है तो उनको इजीली लाइसेंस दिया जाएगा. इसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी? इक्वालिटी चाहती थी रीजनल बेसिस पे. ठीक है. In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called the Crave Committee, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. A small scale industry is defined as the maximum investment allowed on the assets of unit. This limit has changed over a period of time. इसमें क्या किया था? इसी 1955 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी और जो विलेज कमेटी थी उनको क्रेव कमेटी बोला गया, और उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनको प्रमोट किया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए. और उसमें क्या किया गया? एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलाउड कर दिया गया उन लोगों को कि इतना तक वो कर सकते हैं, और ये लिमिट जो था ना वो ओवर द टाइम चेंज भी हुआ था. It is believed that small scale industries are more labor intensive, that is they use more labor than the large scale industries and therefore generate more employment. जो उनका बिलीफ था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना वहां पे लेबर वर्क ज्यादा होता है, ज्यादा लेबर की जरूरतें पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है. और उसके कंपेयर में जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती थी ना वहां पे मशीनरी ज्यादा यूज होती है, तो वहां पे क्या होता है कि लेबर का यूज कम होता है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता है. इसीलिए सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही थी. But these industries cannot compete with the big industries. It is obvious that the development of small scale industries require them to be shielding from the large firms. For this purpose, the production of several products was reserved for a small scale industry. But जो small scale industries है ना वो big industries से compete नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनका जो development था वो मतलब एक प्रोटेक्शन की लार्ज फर्म से प्रोटेक्शन में था. इसी वजह से क्या किया गया ना कि कुछ जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्शन है प्रोडक्ट के, उसको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व रखा गया. फिर ट्रेड पॉलिसी देखते हैं. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी. ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड है. इन द फर्स्ट 7 प्लान, ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. मतलब आपको तो मैंने पहले भी समझाया है, वो वही बता रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट 7 जो प्लान बना था ना 5 ईयर प्लान, उसमें हम इनवर्ड ही देख रहे थे
ठीक है. This policy aimed at replacing or substituting imports with domestic production. In the policy, the government protected domestic industries from the foreign competition. इसमें हमारी जो कंट्री इंडिया है वो डोमेस्टिक लेवल पे हर चीज का प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही थी, ना कि हम ताकि हम फॉरेन से कम्पीट कर सके और हमको उनकी हर चीज में जरूरत ना हो, हम सेल्फ रिलायंस बन पाए. दिस पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज बेस्ड ऑन नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट इन अ पोजिशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड प्रोड्यूस बाय मोर डेवलप कंट्री इकोनॉमिक्स. हम लोगों की कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो वो हम जो डेवलप कंट्री है उससे हम कम्पीट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब नहीं कम्पीट कर पाएंगे. इसीलिए ये पॉलिसी को लाया गया कि हम जो हमारे गुड्स हैं वो खुद प्रोड्यूस करें. It was assumed that if the domestic industries were protected, they would learn to compete over time. और हम धीरे धीरे मतलब compete करने के लिए सीखने लगेंगे. The production of GDP contributed by the industry sector increased in the period of 13% in 1950 to 51 to 24% in 90. जो हमारा 13% था 1950 में, वो 24.6% हुआ 1990 to 1991 में, इंक्रीज ही हुआ. The progress of Indian economy during the first 7 plan was impressive. India became self-sufficient in food production. और हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था उस समय का 2000 1950 to 1990 का, उसमें हमें सक्सेस मिला. हम अपने जो हमारा मोटो था सेल्फ सफिशिएंट इन फूड सेक्टर में, वो हमने अचीव किया. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए आप सभी अपना रिवीजन करते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, और आपके 18 मार्च के पेपर से पहले ही मैं आपका पूरा इकोनॉमी का चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी. कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. इन केस यू वांट एनी अदर टॉपिक लाइक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, so you can also comment me. I will definitely try to give that topic also. Okay friends, I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care and all the best.